गुड मॉर्निंग और जुम्मा मुबारक आप सबको। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपना और अपने प्यारों का ख्याल भी रख रहे होंगे। और जैसा कि हम आपको पता है क्रिकेट लवर कौम है, तो आप भी पाकिस्तान सुपर लीग के कोरोना के बायस मुलतवी होने पर मायूस जरूर हुए होंगे, क्योंकि सभी बहुत ज्यादा शौकीन हैं क्रिकेट के हवाले से। लेकिन हम पीएसएल से जुड़ी रंगीनियों और छक्के चौकों से वक्ती तौर पर महरूम जरूर हुए हैं, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि हम बहुत मुश्किल वक्त का मुकाबला करके आगे बढ़ चुके हैं। और अगर मुकाबला और हौसला जवान रहा तो हम इस वक्त से भी निपट लेंगे। अंदर का मौसम अच्छा ना हो, बाहर का मौसम का ज्यादा असर नहीं होता, और अंदर का मौसम जुड़ा है अच्छी सेहत के साथ। और सेहत के हवाले से फिलवक्त सबसे बड़ा चैलेंज है कोरोना वायरस, जिसकी हलाकत खेजी कम होने में नहीं आ रही और काबू में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हम एहतियात नहीं कर रहे, और बिल्कुल नहीं कर रहे, बल्कि एहतियात करना तकरीबन हमने छोड़ ही दिया है। और दूसरी जानिब अस्पतालों में हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन का भी आगाज हो चुका है, मगर ये अमल भी सुस्त रवि का शिकार है। ऊपर से ये खबर भी आई कि मेयो अस्पताल में 3 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन की पहली डोज लगी, तब भी वो कोरोना वायरस का शिकार हो गए। अब बुजुर्ग अफराद की वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन शुरू हुई तो तकरीबन 80 लाख बुजुर्गों में से महज 1,80,000 बुजुर्गों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाई है, जो ना होने के बराबर है। और कोरोना वायरस क्यों नहीं थम रहा, वैक्सीनेशन का अमल क्यों सुस्त रवि का शिकार है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निजामी हैं, सदर हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागर लाहौर में से। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच सर, शुक्रिया। देख रहे हैं हम कोरोना केसेस की बदौलत पाकिस्तान सुपर लीग भी कल उसका छठा एडिशन भी मुलतवी का शिकार हो गया है, क्योंकि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या बुनियादी वजह है कोरोना केसेस के बढ़ने की? देखिए, कोरोना केसेस के बढ़ने की वजह मतलब बहुत सी वजूहत है। उनमें से जो मेन वजह मैं समझता हूँ वो हमारा इनडिफरेंट एटीट्यूड है फ्रॉम ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, और सर्टेनली के जो लीड हमें कर रहे हैं दैट इज द गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो रवैया है वो कोरोना कंट्रोल के बारे में वैसा नहीं है। और आप जानते हैं कि अभी तक जो हम अवेयरनेस कैंपेन के अंदर हैं, हुकूमत अभी तक तो उस अवेयरनेस कैंपेन को भी पूरी तरह से कामयाबी से नहीं करवा सकी लोगों को बावर। अभी भी लोग पूछते हैं कि क्या कोरोना है, और लोग आर्गू करते हैं कि कोरोना तो है ही नहीं है। सो जब हमारा स्टेट ऑफ माइंड ये होगा, हुकूमत के एक्शंस ये होंगे, उसको पॉलिटिसाइज किया जाएगा एक हेल्थ इशू को, तो फिर सर्टेनली ऐसी रवैये होंगे जैसा देखने के साथ आप देख रही हैं कि ये क्रिकेट का एक तो पता नहीं क्यों हमारे यहाँ कौमी यही आ गया कि क्रिकेट के अलावा जिंदगी नहीं है, अगर क्रिकेट है तो सब कुछ ही होगा। अब क्रिकेट के अंदर दुनिया ने ये किया कि स्टेडियम्स के अंदर किसी किस्म की एंट्री नहीं। हमने क्या किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जी कहा हमने कोरोना को फला, हमने ये लॉकडाउन की सिस्टम ईजाद कर दी, और हमने दुनिया हमसे सीखने आ रही है। अब देखें मैम, जब ये हम खुशफहमी का शिकार होने लग जाएं तो फिर चीज़ें जाहिर है किसी सिमत में आएंगी। जैसे पाकिस्तान की हालत के भी आपने क्रिकेट का जो जिक्र कर रही थी कि क्रिकेट का जो शुरू किया इन्होंने, हमारे एक अच्छी बात है, होना चाहिए। एंड अल्टीमेटली देयर इज अ डे एंड अ टाइम व्हेन वी हैव कम बैक टू द लाइफ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन क्या हमने जिंदगी से बढ़ के हमें कोई चीज होगी? क्या दुनिया के अंदर वो अवामिल और वो इक़दामात वो लोग जो कर रहे हैं, क्या वो मतलब बिल्कुल ही फारिग हैं कि हम उनसे बेहतर हैं कि हमें चाहिए कि हमने कुछ करना ही नहीं है, ना हमने मास्क लगाना है, मतलब हल्ले गुल्ले आपके सामने हो रहे हैं, एजिटेशंस हो रहे हैं। तो हुकूमत भी माशाल्लाह कैसे अपने मतलब सारे फंक्शंस कर रही है। हुकूमत कहती है अपने फंक्शंस हम कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑपोजिशन या कोई और बंदा करेगा तो उसके ऊपर ममानियत होगी, जैसा कि कोई कोरोना वायरस ने कोई वीजा लेके या परमिशन लेके वहां पे दाखिल होना होगा। तो मेरे ख्याल में कि ये जो हमारा रवैया है उसको हमें आज भी बदलने की, खुदा ना करे, तो खुदा सर, ना करे। अगर ये देखा जाए जैसे कल ये इवेंट मुलतवी हुआ है कोरोना वायरस की वजह से ही, कि केसेस बहुत ज्यादा निकल आए थे, तो क्या आपको लगता है कि अब जो लोग हैं वो एहतियात करेंगे, वो चौंकेंगे, क्योंकि उनकी तरफ से एहतियात नहीं की जा रही? मैं समझता हूं ऐसा नहीं होएगा। अभी आपने इलेक्शन देखा, सेनेट का इलेक्शन हुआ, डिड यू वॉच के नेशनल असेंबली के अंदर हम मैसेज क्या दे रहे हैं? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ही इज विदाउट एनी मास्क, ही इज मतलब ऐसे जैसे कि मसला ही कोई नहीं है, मतलब गाली कोई नहीं, जो पंजाबी कहते हैं। इसी तरह से बाकी लोग वहां पे थे। देयर वाज नथिंग प्रिवेंटिव, मतलब ये नहीं है कि अभी मैं आऊं मुझे आपके बच्चे ने कहा, लेकिन मास्क शास हम सिंबॉलिकली वी हैव टू कीप, ऑल्दो वी आर हैविंग द डिस्टेंस, जहां पे कि हम मतलब ऐसे सेफ हैं कि मतलब कहते हैं कि 6 फीट का अगर डिस्टेंस हो तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जो वायरस जो फ्लो करता है, अगर खुदा न खास्ता किसी को है
तो उसको जाके टच नहीं करेगा। लेकिन हैविंग सेड, हमने वहां पे देखा और वो जो हमारे रवैये हैं, और लोग हम ही को देखते हैं, अब आपको देखेंगे, मैं एज अ मतलब हेल्थ एक्सपर्ट या एज अ डॉक्टर करूंगा तो लोग मुझे देखेंगे, लोग उस असेंबली के अंदर देखेंगे कि यार अगर ये लोग ऐसे हैं तो मतलब है कि हमें खामखा खौफ ही फैलाया जा रहा है। आप लाहौर के अनारकली के देखें, इचरा के अंदर जाएं, लिबर्टी के अंदर जाएं, डिफेंस के अंदर जाएं, और आपके लिए मैं एक बात शेयर करूं, किसी को देखकर अपना मुंह लाल तो नहीं कर सकते ना, एहतियात तो हमारे अपने बस में है, हमने खुद ही करनी है। आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये उस वक्त है जब मुझे इल्म हो, जब मेरी आगही हो। जब मेरे पास आगही नहीं और मैं इस स्टेट ऑफ डिनाइल के अंदर देखता हूं कि जो लोग रेगुलेट कर रहे हैं और दुनिया के अंदर जो मुजाहरे अभी हो रहे हैं और इसी के खिलाफ हो रहे हैं, लॉकडाउन के खिलाफ हो रहे हैं। हमने यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, और आई फील एज अ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कि वी वर द पायनियर अबाउट इट, कि जिन्होंने इसके बारे में शोर जितना भी हम डाल सकते थे हमने डाला। लेकिन हमें ऐसा था कि हमारे जो ताजर साहिबान हैं उन्होंने मतलब बात है कि तुसी अपना काम करो डॉक्टरों, तुसी एकड़े चक्कर च पै। मतलब पब्लिक हेल्थ इज दैट निगलेक्टेड एरिया हमारे मुल्क के अंदर, हमारे खित्ते के अंदर, कि लोग समझते हैं कि मेडिकल प्रोफेशनल फिर वो गंडे धागे आ जाते हैं जी, फूक मरवा लो तो सारे ठीक हो जाएंगे, इधरों फूक मारो तो अड्डे तो कोरोना वायरस ने आने नहीं। फिर वो सप्पा वाले भी आ गए, फिर वो सलाजीत वाले, जिसका जो चूरन था उसने आके वो चूरन बेच लिया और उसने बता दिया कि जनाब कोरोना शरोना कोई कुछ नहीं है। वेयर एज आप देखते हैं कि चाइना के अंदर हाउ दे हैव कंट्रोल्ड इट, स्टार्टेड फ्रॉम चाइना। 2019 के अंदर नवंबर दिसंबर के अंदर जो है तो वुहान के अंदर से जो आई, उन लोगों ने नाउ द ओनली कंट्री विच इज सेलिब्रेटिंग एंड हैविंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ, दैट इज अ चाइना। आप जानती हैं हमारी यही क्रिकेट ही चले, अगर हम सुबह सुबह खेल रहे हैं तो क्रिकेट के अंदर हमारी जब टीम गई न्यूजीलैंड के अंदर तो मतलब 25-30 लोग हैं वो सारे टोटल, और उन्होंने भी, उनको हुकूमत न्यूजीलैंड ने वार्निंग दी कि अगर आप लोगों ने यहाँ बिहेव ना किया तो वी विल सेंड यू बैक। अब करने को मेरे जैसा बंदा भी सोच रहा था यार क्या 25-30 आदमी आपने मेहमान बुलाए और उनके साथ ऐसा रवैया। पता चला वहां पे भी हमारे कोविड पॉजिटिव आ गए। नाउ क्वेश्चन वाज कि क्या हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी, जो टेस्ट यहाँ पे कर रहे थे, हमने ठीक करके भेजा बच्चों को, तो क्या वहां पे कोई फ्लॉज थे? क्या रास्ते में उन्होंने इन्फेक्शन ले ली? क्या वहां जाके इन्फेक्शन? आपके इस पॉइंट के साथ कि क्यों बढ़ता जा रहा है और हमारे रवैये क्यों है कि अगर वो क्लास 25-30 विच इज अ वेरी कंट्रोल्ड क्लास स्पोर्ट्स में, उन लोगों के साथ ऐसा रवैया है, उनके अंदर कोविड पॉजिटिव आता है, तो व्हाट टू टॉक अबाउट द एल्स जो के लोगों के साथ है। नेशनल असेंबली विच इज अ लीडिंग, सर्टनली हमारी लीडिंग क्लास है जो हमें रूल करते हैं, वहां पे अगर ऐसे रवैये होंगे तो मुझ जैसे शख्स ने तो उसी को देखना है। अगर मैं आपको देखूं, मतलब अगर आपके चैनल के ऊपर आके तो वस्तु से देखूं और टीवी पे आप दिखाएं कि अच्छा घुल मिल रहे हैं, सेलिब्रेशंस हो रही हैं, आज जनाब बेहतरीन किस्म का जुमे का एहतमाम किया जा रहा, आप इकट्ठे हो, जुमे की मसाजिद के अंदर भी इसी तरह से है, चर्चेस के अंदर भी ऐसी है, तो हमें जो समझने की जरूरत होगी कि खुदारा एक चीज समझ लें कि अगर एक शख्स भी कोई मौजूद है कोरोना वायरस का, देयर इज अ अलार्मिंग सिचुएशन। आज भी हमारे यहाँ हजारों की टेस्टिंग कैपेसिटी, मतलब साल से ज्यादा ये वक्त होने को है, और हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी अभी तक 25-30 हजार 40 हजार तक चले गए होंगे मैक्सिमम, नथिंग मोर देन। लेकिन सर अगर हेल्थ वर्कर्स की बात की जाए तो उनमें क्यों वैक्सीनेशन का अमल जो है सुस्त रवि का शिकार है, उनके क्या खदशात हैं? एक तो देखें कि ये समझा जाता है कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं पता नहीं कोई और मखलूक है कि वो बड़े समझदार हैं, हम भी इसी का हिस्सा हैं। अगर मतलब मुझे ये कहा जाए कि वैक्सीन लगेगी तो पता नहीं तुम्हारी तीसरी टांग निकल आएगी, तो मतलब नोबडी वुड लाइक टू हैव कि मतलब तीसरी टांग नहीं, किसी का नाक टेढ़ा हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, लोग इसी का हिस्सा है मुआशरे का। और इससे बढ़ के जो चीज है वो मिसमैनेजमेंट है कि हमने ना तो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन की, अभी भी 1166 के पास आप भेजें, जो मतलब सुबह से लेकर रात गए तक प्रोपोगंडा होता है कि ये मतलब हजरात वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लें, वहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा कि जनाब आपका रजिस्ट्रेशन हो गई है, ठीक है, आपके नियर बाई जो भी होगा हम आपको इत्तला कर वहाँ पे लग जाएगी। अभी देखिए 5 लाख हमारे पास वैक्सीन आई है, तो 2-2.5 लाख हम पूरे पाकिस्तान के अंदर कर सके हैं। इन्फेक्शन रेट हमारा जो है, पॉजिटिविटी रेट जो कि हम बहुत कम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे पॉजिटिविटी रेट को जो कि 4% के करीब गालिबन आज का चल रहा होगा या 4.5 होगा, अगर वो वाला पॉजिटिविटी रेट कि जो कि हम टेस्ट कम कर रहे हैं और वहां पे पॉजिटिव आ रहा है, तो उसको अगर 12 के साथ अगर जरब दें, जो कि मतलब एक हेल्थ के साथ किया जाता है, तो वी आर हैविंग अ रीजनेबल नंबर ऑफ इन्फेक्शन विद इन आवर सोसाइटी।
एक हमारे ऊपर जरूर अल्लाह का करम रहा है कि हमारे साथ वो सीरियसनेस जो नहीं इंग्लैंड के अंदर exactly. देखने को आई, जो अमेरिका में देखने के आई, स्पेन के अंदर देखने की आई, इटली के अंदर देखने की आई, वो हमारे पास हमारे हमसाया मुल्क के अंदर जो मतलब एक खाए किराए पड़ा इंडिया के अंदर, वो अल्लाह का करम और फजल रहा कि हमारे साथ वैसा नहीं हो। और गालिबन यही वो वजह कि हमने समझा कि कोई चीज नहीं है, बस ठीक है, हल्ला गुला करो, जिंदगी गुजारो। और फिर एक और मैं आपके साथ जिम्नन तो नहीं, मतलब पर्टिकुलरली मैं इसके साथ कहना चाहूंगा कि वो शख्स जो कंट्रोलर है और चीफ है इस कोरोना सारी एडवाइजरी कमेटी का, और वो अगर ये फरमाएं कि इतने तो रोड साइड एक्सीडेंट से ज्यादा बंदे मर जाते हैं, सो दिस इज व्हाट इज एन इनडिफरेंट एटीट्यूड, जिसके साथ हमें, मैं समझता हूँ कि आपके तवज्जो से मैं चाहूंगा हुकूमत के, अगर कोई दोस्त देख रहे हो हुकूमत वाले, कि उनको गौर करना चाहिए, अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करें, ऑल्दो दे डू। मैं समझता हूँ कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर वे देखते होंगे, लेकिन उनको अपने रवैये चेंज करके कि अवामुन नास के अंदर कैसे और क्या होगा। सर सबको ही चाहिए कि वो अपने रवैये चेंज करे, वो चाहे हुकूमती सतह पर हो, चाहे वो आम लोग हो, ये सबकी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज की रोकथाम के लिए काम करे। तो मुझे ये सर बताइए, जैसे म्यू अस्पताल में 3 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन लगने के बावजूद वो कोरोना का शिकार हो गए, उनमें कोरोना की तशखीस हुई है, इसकी वजह क्या समझते हैं आप? इसकी वजह आप लोग हैं, हम लोग हैं। वो कैसे? वो इस तरह से कि क्या दुनिया के अंदर कोई वैक्सीन, आई मीन कि मीडिया, कि क्या दुनिया के अंदर कोई ऐसी वैक्सीन है जो आपको 100% प्रोटेक्शन देती हो? ऐसी वैक्सीन नहीं है। कोविड-19 की खातिर ये है कि अभी एक नई ये वबा आई है जिसको अभी तक साइंस और साइंसदान समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। किसी के बारे के अंदर हम हतमी वो चीज नहीं कह सकते। अब कोविड-19 के लिए कि जी मेयो हॉस्पिटल के अंदर मतलब एक बड़ा बन गया, जिसका मतलब इसका तो फायदा नहीं, अगर लग गई तो वैक्सीन, तो उसके बाद भी अगर हो सकता है तो क्या। ये मैं आपसे शेयर करूं कि अभी भी हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम आ रहे हैं, उनके अंदर परसेंटेज ऑफ एफिकेसी है, कोई 76% है, कोई 80% है। रशियंस की आई है स्पुतनिक, दे क्लेम कि 96% है, 1 डोज लगनी है, 2 डोज लगनी है। हैविंग सेड कि ये मेयो हॉस्पिटल वाले 3 मतलब हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए कि इसका मतलब कि अगर 100 बंदों ने वैक्सीन लगाई, उनमें से 80 बंदे तो ठीक हो गए, लेकिन 20 बंदे जो उनको हो सकता है कि अटैक, जब किसी को उन्होंने एहतियात ना की हो। नो, ये तो 100% है ना, अगर आपने इन्फेक्शन, क्योंकि वैक्सीनेशन लगने के बाद भी एहतियात करना जरूरी है। एक चीज हम ये बड़ा हम इसको प्रोपोगेट करते हैं एज हेल्थ प्रोफेशनल्स कि वैक्सीनेशन डज नॉट मीन ऐसे ही है जैसे कि जी मैंने नहा लिया, डज नॉट मीन बाय कि आप नहा ले हो, साफ सुथरे हो गए तो जरासीम होगा। आपने फिर अगर जाकर कुछ चिकट चोले ऐसे पकड़ लिए हैं जो गंदे हैं, तो सर्टेनली यू विल बी इन्फेक्टेड। तो इसी तरह से वैक्सीन की खातिर भी आपने जो हिफाजती तदाबीर हैं उनको अबाइड बाय करना है, उनको मानना है। और वैक्सीन डज नॉट मीन बाय कि आप 100% उनके अंदर फॉल हो गए हो जिसके साथ, बट चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बड़े कम है। अगर वो सिर्फ 3 को हुआ तो कितने लोगों को लगी है वैक्सीन, तो उनमें से सिर्फ 3 लोग हैं जो, और मेरा मानना ये है कि खुदा उनको सेहत देगा इंशाल्लाह, कि उनके साथ उनका जो सिविरिटी रेट है दैट इज गोइंग टू बी लो। उनकी वैसे नहीं होगी जैसे कि दूसरे जो कोविड-19 से जो मुतासर होते हैं उनके साथ होगा। सो इट इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट, और इसको हम प्रोपोगेट करें कि, और बहुत से जो नेगेटिव फोर्सेस हैं जो पहले ही खैर से इसके खिलाफ हैं, या समझते नहीं, या किसी खास मतलब समझ के साथ ही मतलब माइंडसेट के साथ वो बातें करते हैं कि जी कोरोना वैक्सीन का तो फिर फायदा ही कोई नहीं, अगर लगवाने के बाद भी हो जानी है तो रिस्क हम क्यों लें, खाम खा के ये फटीक कहते हैं कि अगर देखा जाए तो कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद कितनी देर में एंटीबॉडीज बनती हैं हमारे जिस्म में? ये देखिए, हम ये वो सवाल करते हैं नॉर्मली जो लोग के एक साइंटिफिक बेस्ड उसके साथ चीज आती है। एंटीबॉडीज की खातिर इट इज एसेंशियल कि आपका जो जिस्म है कुव्वत मुदाफिक के साथ वो कैसे, और हर एक का डिफरेंट होगा। अगर हम मतलब यहाँ आपके स्टूडियो के बैठे हुए 8-10 बंदों को देखें, अगर ही गेट्स इन्फेक्टेड तो नॉर्मली ये 2 से 4 हफ्ते के दरमियान एंटीबॉडीज का प्रोसेस जो बनने का, और मतलब कम सिग्निफिकेंट उसके साथ हो जाती है। लेकिन ये हर बंदे का मैन टू मैन ये डिफर करता है। कोई स्टैंडर्ड ये कहा जाए कि इतने दिन के बाद आपके साथ एंटीबॉडीज बन जाएंगी, वो ऐसा नहीं है। लेकिन इसके लिए हैविंग सेड कि अगर आपने वैक्सीन करवा ली और फिर आप देखना चाहते हैं तो 3 से 4 हफ्ते के बाद करवाएंगे तो यू विल फील इट, और जिस्म इंसान का बता देता है। जब एंटीबॉडीज बनती हैं बिल्कुल वैसी जब नजला जुकाम या बुखार हो, आपको बॉडी एक्स और आपका जिस्म बता रहा होता है कि अंदर साइड इफेक्ट्स होते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद, बुखार होगा या क्या होगा? साइड इफेक्ट
इसके डिफरेंट हैं। हाँ। बिल्कुल वैसी है जैसे कोई भी वैक्सीन करते हैं तो एक बॉडी उसको रिएक्ट करती ठीक है। है। जब बॉडी रिएक्ट करेगी तो उसके साथ छोटी मोटी दर्द होती है, विच इज जस्ट आपको पैराडोल डिस्प्लिन आप खा लें, उसके साथ मैनेजेबल है। थोड़ा बहुत आपको बुखार या फीवर ऐसी हो सकती है, फटीग हल्की सी हो सकती है। दीज आर द माइनर थिंग्स जो कि आपको 1 से 2 दिन के साथ रह सकते हैं। 2-3 दिन के बाद ये सारी ठीक हो जाती हैं। सो अगर हमने वैक्सीन का तस्करा ही कर लिया कि देयर इज नो हार्म, कतई तौर पे वैक्सीन लगवाने का कोई नुकसान नहीं है। इट इज द ओनली रेमेडी कि आप अगर वैक्सीन अपने आप को लगवा लोगे तो महफूज रहने के चांसेस 75% आपके साथ हैं। मिनिमम हमारे साथ जो आ रही है दैट इज 76% उसकी कवरेज कहते हैं, जो हमने चाइना से अभी लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद भी सर एहतियात करना मैं जरूरी एक है। जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। एक चीज मैं आपसे शेयर माइट सा करना चाहूंगा। इंग्लैंड के अंदर जो बहुत बड़ा इजाब इलाही, बिल्कुल ऐसे ही है। अब वहां पे जो वैक्सीन आने के बाद देखने के अंदर आया कि हॉस्पिटल्स के अंदर अब वो रश नहीं है। हाँ। मीन बाय कि वो अगर रश नहीं है तो वैक्सीन ने कुछ काम किया है, सपोर्ट हाँ। किया सोसाइटी के अंदर आके कि वहां पे हालात कुछ ठीक होने की तरफ जा रहे हैं। सो हैविंग सेड आई विल अगेन गिव द मैसेज कि खुदारा वो लोग कि जिनको अव्वल तो मैं हुकूमत के ऊपर क्रिटिक हूँ कि गवर्नमेंट ने प्रिक्योरमेंट के अंदर तो तालीमी इदारे भी खुल गए हैं और मुकम्मल तौर पर फाल हो गए हैं, तो क्या इनकी वजह से भी कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है? क्या लगता है हमने आपको? इसके ऊपर कंसर्न शो किया ठीक था। है। और अभी भी जो अगर ग्राफ हमारा देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो नीचे गया था ये ग्राफ अब ऊपर की तरफ आने ठीक लगा है। हुआ। टेस्टिंग कैपेसिटी कम होने के बावजूद, टेस्ट कम परफॉर्म करने के बावजूद, लोगों की सेल्फ मेडिकेशन के बावजूद अभी जो लोग कर रहे हैं हमारे यहाँ कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हो गए। और आप दुरुस्त कह रही हैं कि कोरोना केसेस बढ़ने की एक वजह यह भी है कि हुकूमत ने एक मतलब इंटरनेशनली बल्ले बल्ले करवाने की खातिर जो किया कि हमने स्कूल भी खोल दिए, मार्केट्स भी खोल दी, शादी हाल भी खोल दिए, हर चीज को ही खोल दिया और लोगों को वी आर नाउ नियर टू दी नॉर्मल लाइफ या बिल्कुल ही नॉर्मल लाइफ के साथ है। तो बच्चे जो हैं दे आर द कैरियर्स कि बच्चे अगर वहां से लेके आएं घर के अंदर बुजुर्गों को अगर बात की जाए तो 15 मार्च से सब कुछ ही खुल रहे हैं, सिनेमा हॉल्स भी खुल रहे हैं, मज़ारात भी खुल रहे हैं, शादी हॉल्स भी खुल रहे हैं, मतलब वो बैक टू द रूटीन हम लोग आ रहे हैं। तो क्या आप मशवरा देंगे लोगों को भी और हुकूमती सतह पर भी कि हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर प्रॉपर खुल रही है एक चीज तो इसका मतलब लोग तो छोड़ देंगे एहतियात करना, बिल्कुल ही भूल जाएंगे, पहले ही नहीं कर रहे, जो 5% कर ही रहे हैं वो भी नहीं सिंगल करेंगे। लाइनर सा एक करूंगा कि मतलब लाहौर के अंदरून में मोहल्लों में वो सीटी बजाने वाला चौकीदार जो होता था हाँ। वो एक आवाज लगाया करता है जागते रहना जागते रहना। हाँ। उसकी दूसरी किसी ने नहीं सुनी। हाँ। वो दूसरी ये कहता है जागते रहना मेरे ते ना रहना। तो जो हुकूमत का भी है कि हुकूमत की तरफ से ये ऐसी है कि आप अपने जिम्मेदार, और पता है वजीरों ने भी कैसे कैसे बयान दिए कि वैक्सीन लगवानी है तो आप अपने उसके ऊपर ही लगवाएंगे, बाकी नहीं होएगा। बाकी भी जो है कि हम अफोर्ड ही नहीं करते। वाहिद मुल्क है कि जो कह रहा है कि हम प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे खरीद के देने की इजाजत देंगे। तो इसके लिए एक तो वैक्सीनेशन इफ इट इज पॉसिबल, और गवर्नमेंट अगर आपको असिस्टेंस देती है अवाम उन्नास को जरूर लगवानी चाहिए। वैक्सीन डज नॉट मीन बाई क्या पूरा हुकूमती इकदाम जितने भी हो जाए, बट सफरिंग इज योर इंडिविजुअल, जैसे आपने कहा कि अपना मुंह खुद सुरख नहीं करना चाहिए। उसके लिए 3 एलिमेंट्स विच आर स्टिल वेरी मच इफेक्टिव। उसके साथ के पब्लिक अननेसेसरली पब्लिक गैदरिंग्स को आप अवॉइड करें, कीप द डिस्टेंस, छोड़े फासले के साथ बैठें जब आप मतलब मजबूरन बातचीत कर ही रहे हैं। यूज द मास्क, और मास्क के अलावा जो कहते हैं कि हाथों को अगर धोते रहें, सैनिटाइजर जरा ये मशहूरी सी हो जाती है, ऐसे अगर हम साबुन से हाथ धोते रहें तो गालबन ज्यादा बेहतर है। और सैनिटाइजर से आई डोंट नो, आई नेवर फील गुड। एक तो उसकी स्मेल ऐसी वो मतलब एक ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निजामी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदर थे PMA के, और हम बात कर रहे थे कोरोना। सदर हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। बात कर रहे थे हम जनाब कोरोना वायरस के हवाले से कि वो है जो फैलता ही जा रहा है और उस पर काबू हमने इसी तरह पाना है कि एहतियात बहुत ज्यादा लाजिम है। जनाब और भी बहुत सी बातें करनी है आपके साथ, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल नाजरीन। कोरोना ने एक बार फिर हमारे खेल के मैदानों की रौनक गहना दी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल में कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस इवेंट को फौरी तौर पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया है और पाकिस्तान सुपर लीग में कोरोना के 7 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बात की जाए तो उनके 4, लाहौर कलंदर्स का 1 और कोयटा ग्लैडिएटर्स का 1 खिलाड़ी और एक ऑफिशियल में अब तक कोरोना भी मुब्तला होने की तस्दीक आई है और गैर मुल्की खिलाड़ियों की पाकिस्तान से वापसी का अमल भी शुरू हो चुका है। ऐसे में कई टीमों की मैनेजमेंट ने टूर्नामेंट में नाकिस इंतजामात का इल्जाम पीसीबी पर धर दिया है और क्या वाकई पीसीबी इसका जिम्मेदार है और इस टूर्नामेंट के मुलतवी होने से पाकिस्तान क्रिकेट को कितना नुकसान पहुंचा है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं और साबिक क्रिकेटर भी हैं मुजाहिद जमशेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद जमशेद साहब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जबरदस्त, आप सुनाइए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सर, कल का जो मैच मुलतवी हुआ है उस इवेंट को देखकर सबसे पहले जो सवाल आता है ये आता है कि मुसलसल दूसरी बार पीएसएल कोरोना की वजह से मुलतवी हुआ है, तो क्या इससे हमारा जो टूर्नामेंट का आलमी साख है वो मुतासिर हो, फर्क पड़ेगा आलमी साख? ये आपसे भी अगर मैं ऐसा सवाल करूं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा एक जवाब है कि फर्क नहीं, बहुत फर्क पड़ा है। आप देखें कल से ओवरसीज प्लेयर जाना शुरू हो गए वापस, तो बड़ा ही एक बुरा असर पड़ा है आपकी क्रिकेट पे भी, और जो ओवरसीज प्लेयर आए जो यहाँ पे बड़ा एंजॉय कर रहे थे और क्रिकेट का लेवल, क्रिकेट जो पीएसएल है वो बेटर और बिगर होती जा रही थी और काफी अच्छा मैच जा रहा था पूरी दुनिया में। बड़े शायकीन भी बड़े पुरजोश थे, इवन के हमारे क्रिकेटर्स बहुत ज्यादा पुरजोश थे और अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। और देखिए जब आपके मुल्क में क्रिकेट होती है तो फिर यंगस्टर भी उनको भी मोटिवेशन मिलती है, वो भी फिर अपनी हार्ड वर्क करते हैं ताकि उनके पास एक रोल मॉडल्स होते हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी बड़ा नुकसान हुआ। अभी यंगस्टर को मौके, ये बहुत ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यंगस्टर आते हैं, परफॉर्म करते हैं और अपनी नेशनल टीम में जगह बनाते हैं, उनको भी नुकसान हुआ। फिर वो लोग जो अटैच थे पीएसएल के साथ, उसमें आपका मीडिया है, आपका डिफरेंट काइंड ऑफ वेंडर्स हैं, उनको भी लॉस हुआ। फिर होटलिंग का बड़ा नुकसान हुआ। तो वो सारी चीजें मिलजुल के पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान के इमेज में बहुत बुरा असर पड़ा। तो अगर ये बेहतर ना होता कि हम अभी पीएसएल कराते ही ना? देखें, आपने साउथ अफ्रीका को बड़ा अच्छा लुक आफ्टर किया और उसके बाद आपने जो डोमेस्टिक क्रिकेट कराई 4 महीने कराची में कंटिन्यूसली क्रिकेट हुई और कोई ऐसा मेरा ख्याल कोई रिपोर्ट सामने नहीं है जिससे आप उसको हाईलाइट कर सकें। लेकिन वाई इन पीएसएल कहीं ना कहीं तो लीकेज हुई है। देखिए जब आप देखो मनीबा, जब आप जेब्रा क्रॉसिंग के आगे जाके अपने टायर खड़ी करोगे तो आपको चलान का फेस करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे तरह तरह के न्यूज़ चैनल पे तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं जी पीसीबी इसका जिम्मेदार है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं खुद पीसीबी का हिस्सा रह चुका हूँ और मैं इस प्रोसीजर से गुजर चुका हूँ। और मैं भी लाहौर में रहते हुए अपने आप को, जब मैं होटल में था तो मैंने वो सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जो मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई थी। और अगर डोमेस्टिक क्रिकेट को देखें तो उसमें भी प्लेयर्स ने वो सारे प्रोटोकॉल्स को, एसओपीज को फॉलो किया जो उनसे डिमांड की जाती थी। तो वहाँ पे कोई केस नहीं है। 4 फिर साउथ अफ्रीका आई, साउथ अफ्रीका वहाँ पे भी बड़ी जबरदस्त। जो पहले मैचेस थे उनमें फिर क्या इंतजामात थे जो अभी लैग कर रहे थे? बिल्कुल, अभी केसेस तो ज्यादा निकले ना। उसकी वजह ये है कि जो मैंने एनालिसिस किए उसमें फ्रेंचाइजियों का बहुत कसूर है। ठीक है। आपकी जितनी भी शोबिज के लोग हैं वो क्या कहते हैं ना, वो मेले पे आए हुए थे। अच्छा। तो जिस तरह का इन्वायरमेंट है, जिस तरह का कोरोना अभी तक हमारे मुल्क में है, तो इस तरह की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए थी। आपको 30% क्राउड जो है उसको भी अलाउड नहीं करना चाहिए था। यू नेवर नो। और सबसे जो सुनने में चीज़ आई है वो ये है कि जब ये होटल में जाते थे तो वहाँ पे शादियाँ हो रही होती थी, वहाँ पे सेल्फियाँ खींची जा रही होती थी। तो यू नेवर नो कि किसको कोरोना है और कहाँ से। लेकिन जिस तरह भागे हैं इंटरनेशनल प्लेयर, ओवरसीज प्लेयर, गोरे भागे हैं, तो मैं भी वो तो ऐलान से पहले ही सर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया था कि हम छोड़कर जा रहे हैं और हम ये कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना होता। आपने देखें, मैं जब पीएसएल कवर कर रहा था, आप कई चैनल पर कर रहा था, तो मैंने कहा सब बॉलर्स को एक ही एडवाइस की थी
कि आपने शाहीन अफरीदी को फॉलो करना है, ये नहीं कि कॉपी करना है। ठीक है। कि वो कर क्या रहा है, वो क्यों इतना सक्सेसफुल है और कौन सी ऐसी जगह है जिसपे वो हिट करके बेहतर रिजल्ट ले रहा है। आपने जो न्यूजीलैंड का टूर किया, उन्होंने तो कोई कंप्रोमाइज नहीं किया एसओपी। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने कहा जी आप अगर वापस जाना चाहते हैं तो आप चले जाएं, बिल्कुल ऐसे ही है। हमें आपकी जरूरत नहीं, लेकिन हम वायलेशन करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। तो उसमें फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो को क्या ये कह सकते हैं यहाँ पे वायलेशन हुई है एसओपीज की? देखें, आप घर में, मैं अगर रेड सिग्नल क्रॉस करता हूँ ना, तो मेरे घर में टिकट आ जाती, क्योंकि उनके पास विटनेस है। मैं अवॉइड नहीं कर सकता। मेरे पास मेरी पिक्चर भी आ जाती है। फ्रेंचाइजी अवॉइड नहीं कर सकते इस चीज से, क्योंकि दे आर द रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। वो इस वजह से कि कैमरे में हर चीज है, तो किस तरह शोबिज के लोग आए। आप कोविड-19 अगर आपका टेस्ट हुआ है और आपने उन लोगों से ही मिलना है जिन्होंने कोविड टेस्ट करवाया हुआ है। यहाँ पे तो सरेआम सेल्फियां खींची जा रही हैं, रिश्तेदार भी मिलने आ रहे हैं और हर चीज हो रही है। और गलती क्या की इन्होंने मुनीबा, गलती ये की कि जो आपके मैनेजर थे, जो फ्रेंचाइजियों ने मैनेजर रखे हुए थे जी। वो आई डोंट नो कहाँ से हैं, वो यारियां दोस्तियों वाले मैनेजर है। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट को देखें, जो पीसीबी के इंतजामात है, अगर उसको देखें तो इनके बड़े प्रोफेशनल हेड मैनेजर। लेकिन अगर देखा जाए तो लाहौर कलंदर्स की जो मैनेजमेंट है वो कहती है कि बायो सिक्योर बबल जो था वो सिर्फ कागजों तक महदूद था। तो हमारे देखने वालों को बताइए कि ये बायो सिक्योर बबल होता क्या है और इसकी किस तरह इन्होंने पीएसएल में खिलाफवर्जी की है? देखें, बबल होता ये है कि आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है और उसमें आपके कोविड-19 के टेस्ट होते हैं, और जिससे भी आपने मिलना है, आपको जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो यही होती है कि आपने उन सराउंडिंग में रहना है जिनके टेस्ट हुए हुए हैं, और अपनी ही कम्युनिटी में रहना है, और आपने मास्क पहन के रखना है, और वो जो डिस्टेंस मेंटेन करना है, वो सारी चीजें जो इंटरनेशनल पे हम बात करते हैं, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसको आपने फॉलो करना है, तो करना चाहिए। क्योंकि इसमें एक प्लेयर्स इन्वॉल्व नहीं है, इसमें आपकी कंट्री रेपुटेशन भी इन्वॉल्व है। तो जब आप गलत चीजें को प्रमोट करोगे तो फिर गलत रिजल्ट ही आएंगे। यहाँ पे मैं 100% फ्रेंचाइजी ओनर्स को ब्लेम दूंगा, जिन्होंने ही फोर्स किया पीसीबी को कि हमें क्राउड भी चाहिए। ठीक है। क्योंकि उनको हिस्सा मिलता है। हमारे जो फैंस फॉलोअर हैं या जिन लोगों को लोग देखने आते हैं, उनको भी आने की इजाजत दी जाए। एक मैच के बाद एक बंदा घर चला जाता है, दोबारा अगर आपने उस जगह पे आना तो आपको कोविड-19 का टेस्ट कराना लाजमी है। बिल्कुल ऐसे ही है। हुई है। ठीक है, तो मुझे बताइए कि हमने देखा कि अगर ये जब बाहर ये लोग गए, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया एसओपीज को लेकर, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज किया गया, एसओपीज की धज्जियां उड़ाई गई, बायोसिक्योर बबल को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया। तो क्या इनको ऑफिशियल्स को या जो भी खिलाफवर्जी कर रहे थे उनको जुर्माने आयद नहीं करने चाहिए थे? बिल्कुल। देखें, आपको अब इंक्वायरी करनी चाहिए पीसीबी को, किसने खिलाफवर्जी की है, किसने खिलाफवर्जी की है और कौन कसूरवार है, और उसको सजा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है, ये बड़ा सीरियस मैटर है। क्योंकि आपने इतनी मेहनत करके इंटरनेशनल क्रिकेट को अपने मुल्क में बहाल किया और आसानी से हाथ से जाने देंगे, ये देखें हमारे भी दिल धड़कते हैं क्रिकेट के साथ। क्रिकेट इज अ सेकंड रिलीजन इन पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इतने बड़े आप रिलीजन को इस तरह कैसे हवा में फेंक सकते हैं? तो नो डाउट अब इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी होनी चाहिए और जुर्माने भी आयद करने चाहिए, क्योंकि एक आलमी सतह पर हमें देखा जा रहा था और हमारी इमेज अब मेरे ख्याल से बहुत बैड गई। वही बात थी मुनीबा कि पीएसएल की एक रेपुटेशन बन गई थी, क्योंकि हर जगह पे यही बात होती थी कि जितनी क्वालिटी बॉलिंग पीएसएल में आज किसी भी दुनिया की लीग में नहीं है। और ये सच है कि पाकिस्तान की क्रिकेट लीग जो पीएसएल है वो दिन ब दिन बेटर और बिगर होती जा रही थी, और इसको इस तरह डैमेज नहीं होना चाहिए था। तो क्या लगता है आपको, अगर ये चलता रहता, पीएसएल चलता रहता, तो कौन सी टीम के जीतने के ज्यादा इम्कान थे अगर ये मुलतवी ना होता? तो देखिए, जीतने के चांसेस, कराची जो ऐसी टीम थी, एक तो वेल बैलेंस थी और उनका जो कॉम्बिनेशन था वो बड़ा अच्छा था, और इसमें एक चीज बड़ी जरूरी होती है कि आपका जो कोच है उसकी हंगर कितनी है, उसको जीतने का कितना शौक है। वसीम अकरम बाहर बैठा हुआ था, हेड कोच था हर्षल गिब्स, लेकिन सारी कोचिंग कर रहा होता था वसीम अकरम। आपने भी देखा होगा, रस्ते के पास खड़े होकर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इसको आगे कर लो, इसको पीछे कर लो।
तो ये हम जब एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट एनालिसिस करते हैं तो ये चीज़ों को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। एग्रेशन, हंगर और आपके पास जीतने वाली टीम होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें कराची के पास थी, जिसकी वजह से मैं कह सकता कि कराची का थोड़ा सा पलड़ा भारी था। तो अगर देखा जाए तो सर लाहौर कलंदर्स की किस्मत ही खराब है कि वो जब भी अच्छी परफॉर्मेंस लेकर आते हैं, इस दफा इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे और उसके बाद मुल्तवी हो गया। देखिए ये पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन ये फिनिश इस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि इतना अच्छा मोमेंटम बना हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही है। एक दिन PSL खत्म होने की तो बड़ी दूर की बात, एक दिन पता चला कि जी 2 प्लेयर्स को कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आए, एक दिन मैच नहीं हुआ तो पूरा मोमेंटम ही चेंज हो गया। यहाँ पे तो क्या कहते हैं ना, पूरा PSL ही चेंज हो गया। तो इस तरह फिनिशिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने स्टार्ट अच्छा किया, फिर उसका एंड भी अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर देखा जाए तो अगर बकिया मैचेस होंगे भी, अगर स्केड्यूल तैयार हो भी जाए तो वो कंटिन्यूटी तो नहीं रहेगी ना, वो लोगों का पुरजोश और जो जज्बा था वो तो नहीं रहेगा, और क्रिकेटर्स का भी। देखें, आपको पता है कि हमने UAE में पूरा PSL खेला, 4 एडिशन तो उधर हुए। उसकी रीजन एक ही थी ना कि ओवरसीज प्लेयर यहाँ नहीं आना चाहते थे, और आपने फिर मौका दे दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने एक्स्ट्रा पैसे भी उनको पे किए कि जी पाकिस्तान है, कुछ आए। शेन वॉटसन ने तो कह दिया मैं जाऊंगा नहीं, वो 2 साल आए ही नहीं। और दूसरी बात कि आपने मिन्नतें करके उनको यहाँ पे बुलाया। अब आप फ्यूचर में किस तरह देख रहे हैं? Exactly. आपको कितना स्ट्रेच करना पड़ेगा, कितना जोर लगाना पड़ेगा उनको मनाने के लिए, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी गोरों में गुजारी है। उनका माइंड सेट जो है ना, वो तो बड़े फैमिली ओरिएंटल होते हैं, अपनी फैमिली के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। तो अगर मैंने कहीं यहाँ से कहीं इंग्लैंड जाना है तो मैं फैमिली से नहीं पूछूंगा, टिकट ली और मैं चला गया। लेकिन गोरे अपनी फैमिली से इजाजत लेके आते हैं कि हम इतना अर्सा के लिए जा रहे हैं, ये हमारा स्केड्यूल है, बच्चों को किस तरह लुक आफ्टर करना है, वो पूरा एक प्लान लेके आते हैं। उस प्लान को उनको एग्जीक्यूट भी करना आता है। हम बगैर देखे सारे आम, मैं हैरान हूँ। ये नहीं कि हम किसी भी यहाँ पे बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बात ये है कि नजर आ रहा, आपने विटनेस दे दिए दुनिया। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने दुनिया को, वो आप बच नहीं सकते, क्योंकि आप एक जो इमेज क्लियर हुई थी वो दोबारा ब्लर हो गई, यही कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मेरे से कोई 1 किलोमीटर दूर भी किसी से कोई हाथ मिला रहा होगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये किसी से हाथ मिला रहा है, अच्छी दोस्ती होगी, या एक दूसरे के साथ ये अच्छे दोस्त हैं। तो आपकी जो पिक्चर है वो आपको सब कुछ बता देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप छुप नहीं सकते। और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सामने लेके आना चाहिए। और ये कोई आसान काम नहीं है कि आप इतनी मुश्किल से पाकिस्तान क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट लेके आए, यहाँ बहाल की है, हम लोगों ने बड़ी मुश्किलात जोर लगाया है, हमने करनी पड़ी है, झेलनी पड़ी है। तो मुझे फिर ये बताइए जमशेद साहब के जो नया टैलेंट है वो कितना उभर के बाहर आता है PSL की वजह से, कितना रोल है अहम रोल PSL का? देखें, आपको कुछ प्रोडक्ट मिली जिसमें आसिफ अली थे, अच्छा परफॉर्म करके आए, लेकिन मेयार आपका इस तरह का नहीं होना चाहिए कि आप एक टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस पे इतने बड़े नेशनल टीम में जगह दे दें और फिर वो प्रेशर हैंडल ना कर सके। अभी देखें, एक सैम लड़का खेला कोयटा ग्लैडिएटर का, 4 मैच खेला है, 4 मैचों में कुछ भी नहीं किया। यंगस्टर को वो प्रमोट कर रहे हैं, इमर्जिंग प्लेयर्स को, लेकिन आपने डेवलप कैसे करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कि आहिस्ता आहिस्ता किस तरह उसको फीलिंग देनी है, किस तरह आपने ड्रेसिंग रूम का इन्वायरमेंट बनाना है, किस तरह के प्लेयर्स को आपने रोल मॉडल बना के उसको मैच करना है। उसके बाद डिपेंड करता है कोच और कप्तान पे कि आप उसको, जिस आजम खान है बड़ा अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन है, लेकिन उसका नंबर ठीक नहीं है, उसको टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करनी चाहिए, नंबर 3 पे ओपन पे करना चाहिए, क्योंकि वर्टिकल उसकी जो टेक्निक है उसको नया बहुत सूट करता है। तो ये छोटे छोटे जो लूप होल्स होते हैं, ये कोच और कप्तान का काम है कि आपने यंगस्टर को अगर प्रमोट करना है तो उसको उसकी जो जगह है, उसकी जो प्लेस है टीम के अंदर, वो उसको किस जगह पे फिट करना है। तो मुझे बताइए, ये जो कल मुलतवी हुआ है, इसकी वजह से हमारे क्रिकेटर्स, उनका हौसला और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कितनी इफेक्ट हुई है? देखें, अभी कोयटा ने एक लड़का खिलाया, अभी कुछ कह नहीं सकते कि उसकी टेक्निक कितनी अच्छी है। टेक्निक तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन उसने 80 की नहीं खेली और मैच भी जीता। पहला ऐसा मैच था कि जो आपने सेकंड टाइम बॉलिंग करके मैच जीता, वरना टॉस जीत रहा था। हर मैच में जो टॉस जीता वो मैच जीता। तो ये वाहद ऐसा मैच था जो जिसने सेकंड टाइम
बॉलिंग की वो जीत गया। हाँ। उस बच्चे ने 82 की इनिंग खेली, उस रात को उसको बेड पे पता नहीं नींद आई हुई हो ना, अब किस किस तरह के फोन आए होंगे, किस किस के साथ गले मिला होगा, किस किस की मुबारकबादें होंगी, तो फर्क तो पड़ता है कि उसने फिर अगले मैचों के भी प्लान किए होंगे। तो जब आगे प्लान ही नहीं है तो फिर वो कहाँ जाके, यहाँ पे तो आगे चौके छक्के मार नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फर्क पड़ता है। तो क्या हमें इकदाम उठाने चाहिए थे जो हमने नहीं उठाए? देखिए सिंपल, मैं इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल, आपने न्यूजीलैंड का जो एक सिस्टम से अभी आए थे आप, ज्यादा देर नहीं हुई थी, आपने स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना था, उनके प्लान को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। और आपकी आई एम सॉरी टू से कि मैं यहाँ पे एक बात जरूर करूंगा कि ग्वादर की एक पिक्चर आ गई, खूबसूरत ग्राउंड है, मान लिया लेकिन PSL के दौरान दो चीजों को मिक्स नहीं करते। ठीक है। आपको कभी शोबिस का मैच उधर हो रहा है, कभी आपका माइंड डाइवर्ट जब होगा, इसका मतलब आपने कोरोना को फ्री हैंड दिया। एग्जैक्टली। तो लूप होल है कहीं ना कहीं, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, अगर नाम ले लिए तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर हम यहाँ पे बैठ के बात करते हैं ना, हम भी देख रहे हैं। एग्जैक्टली, सब देख रहे होते हैं और पता चल रहा होता है कहाँ कहाँ लूप होल है जिसको फिल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये पब्लिक है, ये सब जानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, सब पब्लिक की खास तौर पर नजर होती है आप लोगों पे कि आप क्या कर रहे होते हैं। मुजाहिद शमशेर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और हम बात कर रहे थे क्रिकेट के हवाले से कि PSL का जो 6th एडिशन है वो भी मुलतवी हो गया है कोरोना की वजह से, और बहुत से ऐसे लूप होल सामने आए हैं जिनकी वजह से इसको मुलतवी किया गया है। पिछले साल भी कोरोना की वजह से मुलतवी कर दिया गया था 5th जो एडिशन था, और लेकिन हमारा ये कहना है कि जिन्होंने SOPs की खिलाफ वर्जी की है उनके खिलाफ जरूर इंक्वायरी होनी चाहिए। तो यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जनाब, हमारी सेहत का तमाम जो दारोमदार होता है वो हमारी खुराक पर होता है। हमें बेहंगम खाने की आदत है और जब भी भूख लगती है तो वक्त देखे बगैर ही हमारा जो दिल करता है हम वो खा लेते हैं। अब अगर खाने के फौरन बाद आपने सोने के लिए चले जाएं और फिर शिकवा भी करें कि खाना नहीं हजम हो रहा या हम मोटे हो रहे हैं, तो फिर ये शिकवा जायज नहीं है। आज हमारा ये सेगमेंट करने का मकसद ये है ताकि आपको बताएं कि किन टाइमिंग्स पर नहीं खाना चाहिए और ये कि मोटापे से बचने और चेहरे को तरोताजा फ्रेश रखने के लिए कौन सी खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सारा फारूकी हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं। सारा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सारा, हमने देखा कि जब हमने खाना खाना होता है जी भर कर खाते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर शिकवा करते हैं कि हम मोटे हो गए, तो हमने खाना खाना भी है लेकिन वजन नहीं बढ़ाना, तो किस तरह हम मेंटेन करें इस डाइट को कि हमारा मुंह का जायका भी रह जाए और हमारा वजन भी ना बढ़े? मैनेज करने का तरीका यही है कि पोर्शन साइज कंट्रोल करने की कोशिश करें। हम लोग जब भी खाते हैं हम लोग बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, हम अपनी प्लेट भी बार बार रीफिल करते हैं, जिसकी वजह से कैलोरीज इंक्रीज हो जाती हैं और आपका वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। पोर्शन साइज कंट्रोल करने का मकसद ये है कि आपने फॉर एग्जांपल अगर आप एक टाइम पे जो है अपना लंच भी कर रहे हैं तो आपने एक 6 इंचेस की जो रोटी होती है वो लें, साथ में उसके थोड़ा सा आपने सालन लेना है, ठीक है, आप हाफ कप सालन आप ले सकते हैं, मेजर करके लेना, आप ज्यादा भर के ना लें, और साथ में कोशिश करें मैक्सिमम जो है सैलेड का इंटेक करें। ठीक है। वेजिटेबल सैलेड्स जो है ना ये सबसे, जिसे कहते हैं, इनमें कम कैलोरीज होती हैं और सबसे ज्यादा ही आपको फायदा देते हैं। सारा देखा गया है इसका यूज भी बहुत कम किया जाता है, बहुत कम किया जाता है। इसमें मिनरल्स और विटामिन्स मौजूद हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपकी स्किन को फ्रेश रखने के लिए, बालों के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप रोज़ वेजिटेबल सैलेड्स का भी इंटेक करते हैं लंच में और डिनर में ख़ास तौर पे। अगर डिनर में कई लोगों का ये जो है प्रॉब्लम होता है कि हम लोग सैलेड नहीं ले सकते क्योंकि वो जो है बदहज़मी होती है या फिर जो है ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती है, तो उसका तरीका ये है कि आप उसको स्टीम करके इस्तेमाल करें। हाँ, उसको थोड़ी देर के लिए स्टीम करें और फिर आप जो है वो वेजिटेबल सैलेड जो है यूज कर सकते हैं। तो उससे आपको वो ब्लोटिंग भी नहीं होगी। तो मुझे बताइए सारा, जो सबसे ज्यादा बड़ी गलती है जो हम खाने में करते हैं, नाश्ते से शुरू कर लेते हैं कि नाश्ता हमें किस तरह करना चाहिए, क्या पोर्शन में करना चाहिए, क्योंकि नाश्ता जब हम सारे करते हैं, लाहौरियों की अगर बात कर लीजिए तो आपको पता है खाबों के शौकीन है और सुबह नान चने भी चल रहे हैं, हलवा पूरियां भी चल रही है, पराठे भी चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। अब बात यह है कि हम ये चीज़ें ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आपको ये चीज़ें पसंद है, एक
महीने में जैसे आपने 1 या 2 दफा ले लिया तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ। आपने कभी बाहर जाके फ्रेंड्स के साथ खाना है, आप खा सकते हैं, लेकिन उसको आदत ना बनाएं कि हर रोज आप जाके यही काम कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी ऑब्वियसली जो उसको चीजें चाहिए आप उसको वो चीजें नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये देना बहुत ज्यादा, ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो उसमें मॉर्निंग में ख़ास तौर पे आप जो है जैसे वेजिटेबल ऑमलेट रख सकते हैं, साथ में मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, आप होल व्हीट आटे की रोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में कोई फ्रूट ले लें, तो इस तरह की एडिशन साथ में रखें ताकि आपकी जो है मिनरल्स और वाइटामिन की जो है कमी वो पूरी होती रहे। तो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, हर तरह की डाइट जो है लेने की। और टाइमिंग कितनी मैटर करती है डाइट या मील लेने की दिन में, और अगर हम सोकर उठे हैं तो कितनी देर बाद हमें नाश्ता कर लेना चाहिए? सोने के उठने के बाद ही आपको नाश्ता कर लेना चाहिए। मैक्सिमम भी आप 30 मिनट से ज्यादा ब्रेक ना दें खुद को। ठीक है, क्योंकि जो सबसे पहला जो आपका जो मील होता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपने सारी रात कुछ नहीं खाया, वो आपका पेट खाली है। ठीक है, सुबह में आपके ब्रेन को वर्क करने के लिए जरूरी है कि आपका कुछ इनटेक हो, खास तौर पे बच्चों का जो है, जिसे कहते हैं स्कूल जाने से पहले जैसे बच्चे अक्सर नाश्ता नहीं करके जाते, ये बहुत गलत बात है। पेरेंट्स को खास तौर पे उनको फोर्स करना चाहिए कि उनको ये आदत डालें। शुरू से उनको आदत होगी, वो बड़े होने तक उनको ये आदत रहनी चाहिए। यही होता है कि बचपन में वो आदत नहीं रहती तो वो बड़े होने पर भी वो नाश्ता नहीं करते, फिर उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती। हालांकि ब्रेन की वर्किंग के लिए, आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए जरूरी है कि आप सुबह का नाश्ता प्रॉपर करें। लेकिन कुछ लोग सारे ये भी होते हैं कि वो प्रॉपर छोड़ देते हैं, बिल्कुल प्रॉपर करते नहीं है, मतलब थोड़ा सा भी नहीं खाते, छोड़ ही देते हैं। छोड़ देते हैं, वो गलत बात है। थोड़ा बहुत लाजमी करना चाहिए, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट आप मिल्क शेक बना के भी पी सकते हैं। उसके साथ एक आप अंडा ले लें। अगर आप जल्दी में हैं तो आप सैंडविच भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं, आप रास्ते में खा लें। लेकिन लाजमी ब्रेकफास्ट करना बहुत जरूरी है, चाहे आपने वेट लॉस करना हो, गेन करना हो, मेंटेन करना हो, जो मर्जी है, आपने ब्रेकफास्ट लंच डिनर कभी स्किप नहीं करना। सिर्फ ब्रेकफास्ट, अगर ज्यादातर बात की जाए तो ब्रेकफास्ट नहीं स्किप नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे बताइए, अगर ब्रेकफास्ट के बाद अगर आप लंच पे आ जाएं तो वो किस वक्त करना चाहिए? ब्रेकफास्ट के कितनी देर बाद, कितना वक्फा होना चाहिए लंच में और ब्रेकफास्ट में? अब देखिए, ब्रेकफास्ट आपका जो है सुबह जो है 9 या मैक्सिमम 10 से ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हाँ। और आपका लंच हो जाना चाहिए तकरीबन 2-2:30 बजे तक आपका लंच होना चाहिए, यानी कि आप 12 से 2 बजे तक अपना लंच कर लें। और डिनर जो है आपका वो 7 से 9 के बीच में हो जाना चाहिए। जो मैक्सिमम भी लोग लेट हो जाते हैं वो 9 से ज्यादा लेट ना करें, फिर आपके सोने का टाइम करीब आ जाता है। दूसरा यह कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, रात को डाइजेशन इतनी प्रॉपर नहीं होती है। तो सोने के करीब जो लोग खास तौर पे डिनर करते हैं उन्हीं को यही प्रॉब्लम होती है कि अभी नींद नहीं आ रही, पेट में दर्द हो रहा है, मोटापे का शिकार भी वही ज्यादा लोग होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप खाने के बाद भी थोड़ी बहुत चहलकदमी कर सकते हैं। प्रॉपर वॉक ना करें, लेकिन थोड़ा बहुत जो है चहलकदमी करें ताकि वो आपका जो है प्रॉपर हजम हो जाए। तो रात को खास तौर पे जितना अर्ली हो सके उतना अर्ली अपना जो है डिनर कर लें, ये और लंच में हमें क्या खाना चाहिए? मतलब क्या रोटी चावल का इस्तेमाल कर लेना चाहिए? किस तरह से मैं आइडिया आप लोगों को दे सकती हूँ, बल्कि ऑडियंस को भी, वो लोग भी अगर चीज को जो है थोड़ा जरूर हमारा मकसद भी यही है कि हमारे जो देखने वाले हैं उनको पता चल सके कि उन्होंने क्या डाइट प्लान करना है। जी ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में चावल बन रहे हैं तो आपने उसको मेजर करना है 1 कप के हिसाब से आप चावल जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में आपके जो भी प्रोटीन बनी हो, चिकन है, मटन है, ठीक है, उसको जो है आप 100 ग्राम या 150 ग्राम जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मैक्सिमम कोशिश करें 1 कप आपका पूरा जो है वेजिटेबल सैलेड का होना चाहिए। ठीक है, ये आप साथ में रखें। और एंड में आप 3 से 4 चम्मच जो है ना दही के इस्तेमाल करें, उससे योगा की डाइजेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका पोर्शन भी कंट्रोल रहेगा। बात सारी वही होती है कि पोर्शन आपने कंट्रोल करना है। ठीक है, अब चावल वही बात है कि अगर वही आप बोल के हिसाब से खाना शुरू कर दें तो इनटेक आपका बढ़ जाएगा और आगे जाके वेट गेन होने के भी चांसेस हैं। आप मेंटेन करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते आपका वेट गेन हो, तो कोशिश करें कि ये जो पोर्शंस हैं इनको कंट्रोल करने की कोशिश। और दालें और सब्जियां भी खा सकते हैं बिल्कुल। अब दालें हैं या सब्जियां, जो भी सालन आपका बना हुआ है, ठीक है, आप हाफ कप इस्तेमाल करें। वो साथ में रोटी आपकी जो है वही बात है कि वो 6 इंचेस की जो छोटी रोटी होती है। और आटा जो है ना आपने वो होल व्हीट आटा यूज करना है, या ओट्स का आप आटा यूज कर सकते हैं, जौ का आप आटा यूज कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो गंदम का आटा यूज करें। वो सबसे बेस्ट है, उससे कभी आपका वेट गेन नहीं होगा अगर आप उसका प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर फाइबर है, वो आपको ज्यादा देर तक फुल रखेगा, आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी और आप जो है ओवर इनटेक भी नहीं करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, वो मैदे वाली रोटी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या नान वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं। उससे होता है कि आपको बाद में भूख भी जल्दी लगती है और वो बहुत जल्दी आपका वेट गेन कराती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो ऑफिसेज में खास तौर पे लोग ये तंदूर वाली जो रोटी मंगवाते हैं, इससे जितनी जल्दी वेट गेन होता है किसी रोटी से वेट गेन नहीं होता।
इससे बहुत जल्दी आपका पेट निकल आता है, और वो ऑफिस में बैठ के तो बहुत जल्दी आपका जो है एग्जैक्टली और आपने खाना खाना है ऑफिस में और उसके बाद फिर आपने बैठ जाना है और फिर सुस्ती भी बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसे ही है सारा। हाँ, तो ये चीज है कि वो तंदूर वाली रोटी को अवॉइड करना जरूरी है। कोशिश करें कि गंदम की रोटी अरेंज करें अगर आपने रोटी खानी। हाँ, लेकिन इतना आपके पास टाइम होता है, आप घर से सुबह बनवा के ले हाँ जी, अपना एक पूरा एक टिफिन बॉक्स लें, क्योंकि आपने अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना है, किसी ने आपकी सेहत का ख्याल नहीं रखना। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये लोगों को समझाने की भी जरूरत है कि आपने खुद अपनी सेहत का ख्याल रखना है, किसी और ने आपका ख्याल नहीं रखना, और आपकी परफॉर्मेंस भी इसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। आपका बाद में वेट गेन होता है, आपको कोई बीमारी लग जाती है, फिर आप वही मेडिसिन के ऊपर आ जाते हैं, मेडिसिन के अलग खर्चे आपके होते हैं। तो क्यों ना पहले से आप प्रिवेंशन की तरफ चले जाएं, उस चीज़ को अवॉइड कर दें कम्प्लीटली। आप अपनी डाइट का ज़रा ज़्यादा ध्यान रखें ताकि आपको ये सारी चीज़ें जो है फेस ना करनी पड़े। और दूसरा सारा, आजकल चाय कॉफ़ी इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंटेक हो रहा है, इनसे भी कोई नुकसान होता है? मोटे होते हैं इससे भी? नहीं, वो डिपेंड करता है आप किस टाइम पे ले रहे हैं। चाय कॉफ़ी को कभी भी खाने के साथ नहीं लेना। ठीक है, जो भी आपका लंच है, अक्सर लोग जैसे लंच के फौरन बाद चाय ले लेते हैं या डिनर के फौरन बाद ले रहे होते हैं, क्योंकि क्रेविंग हो रही होती है, लोगों को आदत होती है, तो साथ में नहीं लेना। उससे ये होता है कि इनडाइजेशन होती है, यानी जो भी आपने खाना खाया है वो डाइजेस्ट नहीं होता प्रॉपरली। ठीक है, तो और कई लोगों को जो है अक्सर पेट भी उनका खराब हो जाता है। अक्सर लोगों का ये देखा गया है कि भाई खाने के फौरन बाद जो है चाय पीते हैं तो पेट खराब होना शुरू हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग सारा ऐसे हैं जिनका नाश्ता चाय के बगैर नहीं होता। वो मतलब साथ नाश्ता पड़ा होता है और साथ चाय का कप जरूर होना है। हाँ बिल्कुल, वो उनको आदत होती है, क्योंकि हमने आदत बना ली हुई है ना, हमने नाश्ते के साथ लाजमी चाय पीनी है। आप पी सकते हैं, आप थोड़ा सा ब्रेक देके पी लें, चाय मना नहीं है। 5-10 मिनट बाद पी लें, एटलीस्ट आप आधे घंटे या 40 मिनट्स के बाद आप जो है चाय अपनी पी सकते हैं। लेकिन लंच और डिनर के बाद जो है कोशिश करें कि आप एटलीस्ट 40-50 मिनट्स के बाद जो है अपनी चाय जो है। तो अब देखा जाता है सारा, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम वर्कआउट भी करते हैं, हम अपनी डाइट का ख्याल भी रखते हैं, लेकिन फिर भी हम मोटे हो जाते हैं। उनकी क्या वजह है? बड़े परेशान रहते हैं आजकल लोग। इसमें ना बहुत सारे और फैक्टर्स आ जाते हैं। आपकी नींद पूरी नहीं है। ठीक है, अगर प्रॉपर आप नींद पूरी नहीं करें, बेशक आप जितनी अच्छी डाइट करें आपका वेट कम नहीं होगा। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, जितना ज्यादा बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है उतना ज्यादा आपका फैट डिपॉजिट होता है। ठीक है, उतना ज्यादा आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिट होता है। तो कोशिश करें कि स्ट्रेस को जरा कम करने की कोशिश करें, अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, या योगा एक्सरसाइज करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें ताकि स्ट्रेस रिलीज हो। उससे भी वेट लॉस अक्सर लोगों का जो है रुक जाता है, तो वो भी उस चीज का ध्यान रखें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि पानी का आपका इंटेक सही नहीं है। बहुत कम लोग पानी जो है वो पी रहे होते हैं, या 4-5 ग्लास पी लिया, कोई 2-3 ग्लास पी रहे हो, तुमको पता ही नहीं। और खास तौर पर ये जो मौसम गुजर रहा है हमारा, ये सर्दियों का, इसमें तो बिल्कुल ही कम हो जाता है इंटेक। ऐसे ही है, स्किन खराब हो रही होती है उसकी वजह से, और फिर शिकवा कर रहे होते हैं हमारी स्किन क्रैक कर गई है, हमारे बाल गिर रहे हैं, हमारा ये हो गया। तो पानी का इंटेक ज्यादा करने की जरूरत है। और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मील टाइमिंग्स का ध्यान रखें। अगर आप बहुत अच्छी डाइट फॉलो करें, आप एक्सरसाइज करें, आपका वेट नीचे नहीं आएगा अगर आप मील टाइमिंग्स का ध्यान नहीं रख रहे। यानी कि सुबह का नाश्ता सुबह के टाइम ही हो, वो दोपहर में ना हो रहा हो। ठीक है, और वो फिर लंच 12 बजे के बाद लोगों का बिल्कुल ऐसे ही है, नाश्ता हो रहा होता है। आजकल सबकी रूटीन ऐसी है, 12-1 बजे मेरे तमाम तकरीबन क्लाइंट्स आजकल ऐसे ही हैं जो 12 के बाद ही अपना नाश्ता कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि अर्ली मॉर्निंग अपना नाश्ता करें, जो टाइमिंग्स है। जब आप ये फॉलो करना शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली आपका वेट ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं जी अच्छा ठीक है, हमने अर्ली मॉर्निंग करना है, हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, हम नाश्ता करते हैं और फिर सो जाते हैं। हाँ, फौरन नहीं सोना। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि खाने के फौरन बाद नहीं कभी सोना चाहिए। थोड़ा सा वेट करें, आप थोड़ा सा वॉक वगैरह कर लें, एटलीस्ट आधे घंटे 1 घंटे के बाद जो है जाके अगर आप थोड़ा बहुत नैप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो हमारी जो मेटाबॉलिज्म की स्पीड है, हम उसको किस तरह बढ़ा सकते हैं, या वो कितनी मैटर करती है? बहुत मैटर करती है। वो इस तरह से आप उसको जो है इंक्रीज, अगर जो लोग करना चाहते हैं वो लोग एक्सरसाइज एक तो साथ में रखें। ठीक है, और पोर्शन साइज अपना जरा कंट्रोल करके खाएं। ठीक है, हर चीज को डाइट में इंक्लूड रखें। बहुत ज्यादा हैवी फ्राइड फूड्स का इंटेक जो है कम से कम करें। पानी का इंटेक ज्यादा रखें, और लंच और डिनर के बाद कोशिश करें कि थोड़ा सा अगर आप ग्रीन टी पी सकते हैं तो वो जरूर पिएं। जिंजर टी या ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। जिंजर टी बहुत बहुत अच्छी है आपकी सेहत के लिए। चाहे आपने वेट लॉस नहीं करना, आपने मैनेज करना है सिर्फ, या ओवरऑल स्टमक की हेल्थ के लिए जिंजर टी बहुत अच्छी है। उसमें सिर्फ ये करना होता है कि पानी में आपने सिर्फ 1 पीस जिंजर का ऐड करके उसको बॉईल करना। और ये तो हर घर में होगा। बिल्कुल ठीक है, जिंजर हर घर में होता है, क्योंकि वो सब्जी का एक लाजमी जुज है, जिसको कह ले कि वो अगर हंडिया पकनी है तो वो उसमें ऐड होता है। बिल्कुल ऐड होता है। तो उसके लिए अगर आप अपने लिए थोड़ी सी चाय उसमें से बना लेते हैं तो सबसे बेस्ट है।
तो वो आप इस्तेमाल कर और सकते हैं। आजकल जो बच्चे जी। जंक फूड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर बिल्कुल। रहे हैं और वो भी मोटापे का शिकार हो रहे हैं, यही वजह है। जी, चाइल्डहुड ओबेसिटी जिसे हम कहते हैं, ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गई, पहले नहीं थी, ठीक है। वो रीजन वही है कि भाई बाहर बच्चों को खेलने पर उतना ज्यादा वो प्रेशराइज नहीं किया जाता, वो घर में वही वीडियो गेम्स, टीवी लेके बैठे हुए हर वक्त वो गेम्स, आउटडोर एक्टिविटीज नहीं रही है, एक तो कोरोना की वजह से नहीं है और पहले भी नहीं थी बच्चों की। तो कोशिश करें कि उनको थोड़ा और कुछ नहीं तो एटलीस्ट सहन में उनको खेलने के लिए जो है थोड़ा सा फोर्स करें, या साइकिलिंग करें, या फुटबॉल खेलें, बास्केटबॉल खेलें, इस तरह की गेम्स में वो इन्वॉल्व हो। दूसरा ये कि ठीक है अगर वो जंक फूड वगैरह भी खाते हैं, लेकिन उसकी भी जो है ना लिमिट होती है। ठीक है, हर रोज की आदत नहीं होनी चाहिए कि हर रोज अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो वो स्कूल में बस वही जो कैफे से उसको मिलता है वो चिप्स, चॉकलेट्स, इन्हीं चीजों पे वो सरवाइव कर रहा हो। उसकी वो ग्रोइंग एज है, उस वक्त जिन चीजों की उसको जरूरत है वो उसे चीजें मिलेंगी। लेकिन अब हमने देखा है सारा कि स्कूल वालों ने पाबंदी लगा दी है, जितने भी जंक फूड्स हैं आपने घर से ही टिफिन लेकर आना है और आपने खाना है, लेकिन वहाँ पे तो चलो बच्चे घर वाला खाना खा लेंगे, घर आके माँ बाप फिर उन्हें जंक फूड खिला रहे होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये ऑर्डर कर रहे होते हैं, या फास्ट फूड ऑर्डर कर रहे होते हैं, मतलब पिज्जाज वगैरह बैठ के बच्चे खुद ही ऑर्डर कर रहे होते हैं, जो कि गलत आदत है जिसको प्रमोट नहीं करना चाहिए घर में। खास तौर पे पेरेंट्स को जो है डिस्करेज करना चाहिए, उनको घर की चीजों की ही आदत डालें, जो आप खा रहे होते हैं उनको उन्हीं चीजों की आदत डालें कि वो आपके साथ बैठ के वही खाएं जो आप लोग खा रहे हैं। और ऐसी चीज़ें घर में ना रखें जिनकी वजह से उनका वेट गेन होता है। अक्सर जैसे हमारे फ्रिज में ये कोक की बोतल पड़ी होती है तो बच्चे बार बार जाके वही पी रहे होते हैं। जब ये चीज़ घर पे ही नहीं होगी तो बच्चा वो चीज़ नहीं खाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर बाद में माँ बाप ही शिकवा कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चों का वेट गेन हो गया है और कुछ भी नहीं हो रहा। तो सारा बहुत शुक्रिया आपका, सारा फारूकी हमारे साथ मौजूद थी और हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सी डाइट हमें लेनी चाहिए और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो आपने मील की टाइमिंग क्या है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनाब यहाँ वक्त पे एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आपने देखा होगा कि आज हमारे स्टूडियो में इस वक्त पेंटिंग्स, आपने ये खूबसूरत सी पेंटिंग देखी है और हैंडमेड पेंटिंग है और रंगों की दुनिया का ही हम रुख कर लेते हैं और तारुफ करवाते हैं आपका लाहौर की एक मायानाज आर्टिस्ट का जो यंग है लेकिन काम ऐसा कमाल का करती हैं कि देखने में लगता है कि कितनी दहाइयाँ लगी होंगी इसे सीखने में। उनके काम में इतनी डिटेल है कि कभी भी ये पता चलाना मुश्किल हो जाता है कि ये पेंटिंग है या फोटोग्राफ। तो आइए आपको मिलवाते हैं, हमदा फारूक हैं जो पेंटर हैं। हमदा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। हमदा, खूबसूरत पेंटिंग्स आपने बनाई है, बहुत ही खूबसूरत हैं। तो कब से शौक पड़ा आपको पेंटिंग बनाने का? एक्चुअली आई न्यू कि मैं शुरू से आर्ट्स में अच्छी हूँ। अच्छा। एंड आई स्टार्टेड इन स्कूल पोर्ट्रेट्स वगैरह से एंड देन इट टुक ऑफ फ्रॉम देयर कि स्कूल में आई वाज ऑलवेज विनिंग नेशनल कॉम्पिटिशंस वगैरह एंड आई वाज प्रीटी फेमस इन स्कूल। अच्छा। So then I recently started officially my art career through my series on YouTube and मेरी series का नाम है Voices series जिनका ये दोनों paintings part हैं। ठीक है। Yeah. तो स्कूल से ही आपने स्टार्ट किया? Yes, बचपन स्कूल से ही स्केचिंग और पेंटिंग करने का शौक था? Pretty much, मतलब मुझे पता था कि I'm good at it, so it took off। मतलब स्कूल में portraits मैंने बनाना स्टार्ट किए थे। तो ये एक बड़ी चीज होती है कि बच्चे को खुद पता हो कि वो क्या कर सकता है और जैसे अगर आपको पता था कि मैं इस चीज में बहुत अच्छी हूँ तो आपने वही चीज परसू की है। तो मुझे बताइए, इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स, टेक्निक्स इनकी बनाने की किस तरह, इंस्पिरेशन कहाँ से आती है कि मैंने ये चीज बनानी है? अच्छा, तो विद दीज पेंटिंग्स द केसेस के मुझे जब मैंने ये स्टार्ट किया तो मेरा माइंड फ्रेम ये था कि आई वांटेड टू से समथिंग। अच्छा। तो इट वाजंट लाइक कि मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं पेंटिंग बनाती हूँ। मुझे एक टाइम पीरियड गुजरा कि मुझे फील हुआ कि आई वांट टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दैट्स व्हेन आई थॉट कि मैं किस तरीके से कर सकती हूँ वो। एंड पेंटिंग वाज द बेस्ट थिंग आई कुड एक्सप्रेस माई सेल्फ इन। तो आई थॉट कि इस तरीके से ही आई कैन से समथिंग, यू नो, दिस इज द बेस्ट वे आई कैन डू इट। और कहते भी हैं कि जो आप अपने अल्फाज के साथ नहीं कह पा रहे होते, कुछ कह नहीं पा रहे होते, आप वो पेंटिंग में जो आपके अल्फाज होते हैं वो आप उनमें उतार देते हो। ऐसा है? एग्जैक्टली, दैट इज द केस। तो मुझे बताइए, पेंटिंग्स में कौन कौन सी टेक्निक्स आप इस्तेमाल करती हैं, कौन कौन से कलर्स का आप यूज करते हो इसमें? आई जस्ट बिगिन एंड द प्रोसेस टेक्स कंट्रोल। तो इट जस्ट गोज ऑन फ्रॉम देयर। मतलब मुझे पोर्ट्रेट्स का काफी शौक है। अच्छा। तो दैट इज लाइक समथिंग आई एंजॉय। तो वो मैं काफी बनाती हूँ। रिसेंटली मैंने अर्तुगरुल का
पोर्ट्रेट अच्छा, बनाया जी। हाँ। और इट्स काफी बिग साइज में और वो काफी फेमस भी हुआ है। मतलब लोगों ने पसंद किया है, बहुत क्योंकि ज्यादा। अर्तुगरुल को वैसे ही पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी सीरीज को बहुत ज्यादा पसंद जी, किया वो जा बहुत रहा है। ज्यादा, हाँ। तो इस वजह से फिर आपने उसकी भी पेंटिंग बना दी। यस, मतलब एकदम से मुझे किसी ने टैग किया हाँ। फेसबुक पे कि समथिंग देयर वाज समथिंग ऑनलाइन Ertugrul related, so I was like, okay, I have to do this out of nowhere. तो फिर वो I began and like it's pretty cool. और किस तरह का रिएक्शन आया लोगों का, फीडबैक कैसा आया उसको देख? बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा। काफी इंडस्ट्री के लोगों ने भी मुझे रीच आउट किया। अच्छा। और काफी अप्रिशिएट किया उसको एंड इट्स टेकन माय वर्क टू अ डिफरेंट लेवल। तो हम देख रहे हैं हमदा कि बहुत ज्यादा डिटेलिंग है आपके, छोटा छोटा काम हुआ है। कितना टाइम लगता है अगर एक पेंटिंग की बात की जाए उसको मुकम्मल करने के लिए? इट टेक्स अबाउट 3 to 2 weeks। काफी टाइम लगता है और ऐसा भी हुआ है कि मंथ भी लग जाता है और कभी आप प्रोसेस में फंस जाओ तो फिर 2 months वगैरह भी लग जाते हैं लाइक। तो इस तरह है। तो पढ़ते भी हो हमदा आप? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो किस तरह मैनेज कर लेती हो पढ़ाई को भी और फिर ये भी आपने पेंटिंग भी करनी है अगर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ एक? I prioritize my painting work, मतलब I have to manage। हाँ। और मैं आगे से वीडियोस जो बनाती हूँ ना तो I have to edit that too। मतलब मेरा सिर्फ आर्ट प्रोसेस मेरा पेंटिंग पे खत्म नहीं होता। पहला मेरा स्टेप होता है कि I paint, I think एक आइडिया फ्रेमवर्क बनाती हूँ किस चीज पे काम करना है, क्या थीम होना चाहिए, and then I have to shoot that and then I have to edit that, like that takes extra time। सारा कुछ खुद करती सारा हैं कुछ आप? खुद ही करना हाँ। होता है, शूट करना, एडिट करना, अपलोड सारा, मतलब उसको किस तरह करना है मार्केट। तो मतलब बड़ा एक टाइम टेकिंग बहुत काम ज्यादा, भी yes। है और इसमें बहुत ज्यादा खपना भी पड़ता है, ये बहुत कह ज्यादा। सकते हैं। एंड मेरी कुछ वीडियोस में जैसे कि इन पेंटिंग्स की जो वीडियोस हैं उसमें वॉइस ओवर भी आई डू दैट। अच्छा, तो आई हैव टू कि रिकॉर्ड माय वॉइस किस तरह ओवर। किया हुआ है और ये क्या है? नहीं नहीं, ये नहीं मैं कहती, आई स्टोरी टेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा। तो मतलब जो थीम है ना मैं उसको थोड़ा थोड़ा अपने वर्ड्स में उसको साथ साथ वो नरेट करती हूँ। तो अगर ये इस पेंटिंग की बात की जाए तो इसमें आप क्या बताना चाह रही थी, क्या नरेट करना चाह रही थी, स्टोरी टेलिंग क्या है इसमें? इसमें what I thought about was कि I have to do a painting on the feeling of being trapped and mental health point of view से कि फीलिंग के सोसाइटल आपको जो चेंज होती हैं उनको उनसे सेट फ्री करना है, या किसी भी सिचुएशन में आपको फील होता है कि आप यू आर बीइंग हेल्ड बैक एंड दैट प्रेशर, जो प्रेशर उस पर पड़ता है उस वक्त, उस चीज से सेट फ्री करने को मैं उसको डिस्प्ले करना चाहती थी, पोर्ट्रे करना चाहती थी। मतलब हमारे आसपास जितने भी मसले मसाइल चल रहे होते हैं आप उनको दिमाग में रखकर आइडिया बनाती हैं। माय वॉइसेस सीरीज आर बेसिकली अबाउट दैट कि मैंने सोचा यही था कि आई हैव टू say something, एक तो अपनी वॉइस अपनी करनी है और आगे से the voices that matter, you know, around the world, things that I feel like should be talking about and should not be ignored. तो I try to portray that। जिस तरह ये आर्मी वाली जो है, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे जी, it's called Dystopia and it displays the aspect of war, you know, कि किस तरह एक सोल्जर ने पकड़ा हुआ है, the same अपना बच्चा पकड़ा हुआ है in the same place, पीछे कहीं और किसी और के बच्चे को he's hurting and this whole destruction is going on, so it just displays that irony and that sad feeling about that aspect of war। और बाकी तो the viewer can interpret it as he likes। हाँ, तो वही ना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि जो देख रहा है वो उसमें से क्या इंटरप्रिटेट कर रहा है, वो भी मैटर आप करता है। तो अपनी फीलिंग अपनी चीज उसमें डाल देते हो। I love to hear कि किस तरह क्या लगता है व्यूअर का ना, कि क्या रिएक्शन है and what they take from it, तो this is also pretty cool। तो ऐसे रिव्यूज आते हैं, लोग कहते हो वो बिल्कुल आपसे ऑपोजिट उसको नरेट कर रहे हो या उसको समझ रहे हो। ऑपोजिट तो नहीं, जो एब्स्ट्रैक्ट होती है ना थोड़ी सी, उनमें थोड़ा सा आता है चेंज ऑफ बहुत ज्यादा व्यूज का चेंज ना, रेंज। लेकिन जिस तरह इट्स प्रीटी क्लियर इन द सेंस कि यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर प्रॉपर सीन पोर्ट्रे कर रहा है, तो रिलेटेड टू दैट व्हाट दे थिंक एंड दे जो लोग हैं दे गिव इंटरेस्टिंग पॉइंट्स एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यूज, सो इट्स नाइस टू सी। तो मुझे बताइए हमदा, ये किसके ऊपर बनाया है आपने? ये कैनवस के ऊपर बनाया, ठीक है। और जनाब आप देख भी सकते हैं कि कितनी डिटेलिंग की गई है और बारीक जो काम है, डिटेलिंग है और बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है। मैं तो अपनी आंख से देख रही हूँ, आप तो कैमरे की आंख से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और आप देख भी सकते हैं। तो मुझे हमदा बताइए कि आपको अपनी कौन सी सबसे ज़्यादा पेंटिंग पसंद है? कोई होती है ना एक फेवरेट पेंटिंग होती है। Yes. Recently the one that I did was of Ertugrul। अच्छा। And that is because my latest work, तो उसमें मेरी latest abilities और growth कि आप देख सकते हैं मेरी पेंटिंग्स में, अगर आप सारी देखें ना तो ग्रोथ 1 by 1, द अर्लीस्ट वाज जिस तरह थी एंड देन दैट वाज फ्रॉम दैट टाइम। तो अब जो रीसेंट वर्क है ना, आई
लाइक दैट मोर अर्तुगुल वाला जो मैंने पोर्ट्रेट बनाया है। अच्छा। और उसके अलावा एक माइकल जैक्सन के काफी मैंने पोर्ट्रेट्स बनाए हैं स्कूल टाइम में। तो देयर इज वन पोर्ट्रेट दैट आई लव माइकल जैक्सन का। सबसे पहली कौन सी पेंटिंग आपने बनाई थी जिसको आप कह सकते हैं ये मैंने प्रोफेशनल पेंटिंग बनाई थी? इफ आई गो बैक इन टाइम, लाइक आपके लिए सबसे पहले सबसे फर्स्ट पेंटिंग? सबसे फर्स्ट पेंटिंग वाज माय माइकल जैक्सन पोर्ट्रेट। अच्छा। इन 8th ग्रेड स्कूल में। तो पसंद था माइकल जैक्सन? बहुत फैन थी। हाँ। और जब मैंने आपको बताया ना कि मैंने स्टार्ट ही इसलिए किया था ये वाला काम ताकि मैं अपना कुछ कह सकूं, एक्सप्रेस कर सकूं। तो स्कूल में भी मैंने इसीलिए स्टार्ट किया था ताकि यू नो आई कैन एक्सप्रेस माय एडमिरेशन फॉर माइकल जैक्सन। मतलब इस तरह नहीं कि आई वाज कि लाइक चलो बना लेती हूँ मैं तो अच्छी हूँ आर्टिस्ट। आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स फॉर हिम, सो आई लाइक अ ट्रिब्यूट। तो फिर मैंने उसकी पेंटिंग स्टार्ट की, पोर्ट्रेट। तो मुझे बताइए हमदा, कौन कौन से कलर्स आप यूज करती हैं? वाटर कलर्स, एक्रेलिक या क्या? ऑयल पेंट्स। ऑयल पेंट्स यूज करती हैं? सारे ऑयल पेंट्स? यस, ऑयल पेंटिंग्स हैं सारी। और देखा जा रहा है हमदा कि आजकल आपको पता है ऑनलाइन का बहुत ज्यादा रवाज है, या ऑनलाइन हम लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो लोगों की कितनी बड़ी तादाद या वहाँ पर आपको अप्रोच करती है, या गैलरी में आप लोग इसको डिस्प्ले भी करती हो? मुझे अभी करना है एग्जीबिशन ना। अच्छा। डिस्प्ले करना है। मैं अपना पूरा कैटलॉग तैयार कर रही हूँ। ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि मैं उसको डिस्प्ले करूँ। ऑनलाइन तो खैर डिस्प्ले है, ऑनलाइन एग्जीबिशन तो है उसकी, लाइक वो एग्जिबिट, एंड दे आर आल्सो अवेलेबल फॉर परचेज। तो मेरी ऑनलाइन शॉप भी है। भी कर रही हो? जी, ऑनलाइन मेरी शॉप भी है। अच्छा। ये सारी सेल पे हैं। हाँ। और ऑनलाइन तो वो हो रहा है पार्ट, और आई वांट टू डू अ पर्सनल एग्जीबिशन भी लोकल अपने मार्केट में। तो अभी सिर्फ आप ऑनलाइन ही कर रहे हो एट द मोमेंट? यस। अभी फिजिकल कोई भी नहीं, शॉप अभी नहीं है, कुछ भी नहीं है, गैलरी आपकी नहीं है? ऑनलाइन सारा कुछ अवेलेबल है, एनीवन कैन परचेज माय वर्क। तो ऑनलाइन ज्यादा अगर कह सकें कि प्रेफरेबल है? ऑनलाइन गिव्स अ वाइड रेंज ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, आपको एक रीच देती है अच्छी ना। तो लोकल मार्केट, लेकिन दैट डजंट मीन कि लोकल मार्केट डजंट मैटर, तो वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों आर लाइक हैव टू बी साइड बाय साइड। और अगर देखा जाए कि अगर पेरेंट्स की बात की जाए तो पेरेंट्स तो ये कहते हैं कि इस साइड पे नहीं जाना, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। तो उनकी तरफ से प्रेशर आया जब आपने बोला कि नहीं मैंने इसको परस्यू करना है? नहीं, थैंक गॉड आई बिलोंग टू एन आर्टिस्टिक फैमिली, एंड एवरीवनस प्रीटी आर्टिस्टिक। कोई सिंगिंग में, कोई कुछ, तो और हम सब में आर्ट का टैलेंट है। मतलब इनबिल्ट था ये चीज? हाँ जी, इनबिल्ट हम सब में, एंड आर्ट्स तो हम सबकी अच्छी है। तो मतलब मेरी कुछ थोड़ी ज्यादा अच्छी है। अच्छा। तो उस तरह से। तो घर में और भी कोई पेंटिंग करता है या सिर्फ आप ही करती हो? वैसे तो वी नो कि सबकी अच्छी है, पर पेंटिंग सिर्फ मैं करती हूँ। मतलब सबकी डिफरेंट है अब अपने शौक। तो मुझे बताइए कि अगर देखा जाए पाकिस्तान में, क्या आपको लगता है कि पेंटिंग की या इस तरह की चीजों की कदर की जाती है? कितने लोग इसके लिए पैशनेट होते हैं या इस चीज को परसू करते हैं? आपने तो किया ही है, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो परसू करना चाह रहे होंगे लेकिन वो नहीं कर पाते। दैट इज ट्रू। तो टैलेंट की तो कमी नहीं है, टैलेंट की, एंड द टाइप ऑफ वर्क दैट इज बीइंग मेड उसकी तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो बहुत अच्छे हैं आर्ट्स में और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। But obviously, I mean, it's something. It's in a side. This whole career, this whole field, it's on a side. Even though, मतलब, I think it should reach the mass market or something. इस तरह से, मतलब उस एक साइड पे है ये काम ना हो रहा। तो मुझे बताइए, अब जो देखने वाले हैं, जो आपको देख रहे हैं हमारे नाजरीन, तो उन्हें बताइए कि कौन कौन से टिप्स आप देना चाहेंगे उन्हें, अगर वो सीखना चाहते हैं पेंटिंग तो कहाँ से सीखें? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में? अच्छा, आई डोंट बिलीव इन के जो पेंटिंग है ना, कि किसी को सिखाई जा सकती है आर्ट, स्पेशली कोई इंस्टीट्यूशन या कोई इंसान। मतलब लर्न तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, आपके अगर अंदर है ना, तो आप किसी भी कहीं से भी आपको कोई इंपॉर्टेंट बात लगे, आप अपने माइंड में वो बना रहे होते हो कि आई हैव टू वर्क ऑन दीज वीकनेसेस वगैरह, शॉर्ट कमिंग्स, तो मतलब कोई आके आपको लाइक पर्सनली इट कांट बी डाउनलोडेड, है ना। तो इट हैज टू कम फ्रॉम इनसाइड। आर्ट मतलब आई फील लाइक इट्स अ वेरी इंटरनल थिंग, नॉट एन एक्सटर्नल थिंग। तो जिसके अंदर वो लगाव है वो कर सकता है इसको इम्प्रूव किसी भी तरीके से। ठीक है, हमदा फारूक हमारे साथ मौजूद थी और यंग पेंटर हैं, और आप उनकी पेंटिंग भी देख सकते हैं कि खूबसूरत पेंटिंग उन्होंने बनाई थी। हमदा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं। और जनाब, मैं हर दफ़ा यही कहती हूँ, अक्सर और बेशतर कहती हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ ये है कि उनको तराशने की ज़रूरत है, और हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपने नए टैलेंट को प्रमोट करें। तो जनाब, आपने अपना बेहद सारा ख्याल रखना है और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।